अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक न्यू नावल लेकर, जिसका नाम है मेहर ओ माँ, और इसके मुसन्निफ़ा हैं ज़ारा इमरान। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय के चलते हैं एपिसोड की जानिब। इंतसाब। रिश्तों के नाम, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिस पर एतबार किया, आखिर में उन्होंने ही उनके एतबार का कत्ल किया। बाबे अव्वल, मलका और बादशाह मैं ही हूँ। इस्लामाबाद शहर से थोड़ा आगे एक गांव, जहां आज भी लोग अपनी पुरानी रवायत के साथ जिंदगी गुजारते थे। ऐसे में उसी गांव की सबसे बड़ी सफ़ेद हवेली अपने आबोताब से चमक रही थी। हवेली के अंदर का मंजर देखो तो हर चीज़ दूसरी चीज़ से महंगी और कीमती लगे। मुलाजिम हर जगह अपने अपने कामों में लगे थे। यहाँ के मुलाजिमों की इतनी ही इज्जत की जाती थी जितनी घर के मकीनों की जाती थी। आज इतना क्या खास है जो इतनी मेहनत करवाई जा रही है? क्या कोई आने वाला है? बावर्ची खाने में खड़ी मुलाजमा दूसरी मुलाजमा से पूछ रही थी। दोनों हम उम्र लगती थी, 20 साल लगती थी उनकी उम्रें। नहीं, सुना है आज जमरा बीबी अपना फैसला सुनाने वाली हैं कि नवाबगढ़ का नया सरबरा कौन होगा। मुलाजमा ने सब्जी काटते हुए इतला दी। सुल्तान हवेली का आलीशान कमरा काफ़ी खूबसूरत था। इस कमरे में रखी हर चीज़ जदीद ज़माने की थी। मॉडर्न दौर सिंगार में इसके सामने खड़ी दराज कद लड़की ने रॉयल ब्लू रंग की कमीज पहन रखी थी, साथ ही सफ़ेद रंग की पटियाला शलवार। वो अपनी सुरमई आंखों में काजल भर रही थी, बाल पीछे को चोटी में बांध रखे थे। वो साफ रंगत की मालिक थी। उसके होठों के ऊपर दाएं तरफ एक तिल था जो उसे मजीद खूबसूरत बनाता था। वो अब थोड़ा आगे आती पलंग पर तरतीब से पड़ी चादर उठा रही थी। चादर सफ़ेद थी, उस पर कांच का काम नीले रंग के धागे से हो रखा था। वो सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़ती और चादर को अच्छे से तरतीब देकर बाहर आने वाली थी जब एक खातून उसके कमरे में दाखिल हुई। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जहां आरा बेगम ने उससे पूछा। वो उस सुरमई आंखों वाली लड़की की तरह दिखती थी। मैं तैयार हूँ अम्मी, वो नरम लहजे में बोली। जहां आरा उसके करीब आती उसकी सुरमई आंखों में देखने लगी। उनकी खुद की आंखें सियाह थीं। मैं संवारने की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे फैसले की बात कर रही हूँ। क्या तुम फैसला करने के लिए तैयार हो? उसका चेहरा गौर से देखते हुए पूछने लगी, शायद कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी। हाँ अम्मी, मैं फैसला कर चुकी हूँ। पुरएतमाद लहजा, उठी हुई गर्दन, वो लड़की जमाने के हर मरहले को संभालने के लिए तैयार खड़ी नजर आती थी। और अगर किसी को तुम्हारे फैसले से एतराज हुआ तो होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संजीदा थी। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए बच्चे, तुम्हें अपना फैसला बदलना भी पड़ सकता है। वो उसके शानों पर दोनों हाथ रखे कह रही थी जब उसने उनकी बात काटी। मैं जमरा सुल्तान हूँ, और जब जमरा सुल्तान कोई फैसला लेती है तो मुकाबिल को अपना फैसला बदलना पड़ता है। नरम मगर मजबूत लहजा। उसकी सिर्फ शक्ल उसकी माँ से मिलती थी, लेकिन वो बिल्कुल अपने बाप की तरह थी। अपने फैसलों की अटल, जुनूनी, बुरे लोगों को सजा और अच्छों की मदद करने वाली। जहां आरा को खौफ आया, उसका अपने बाप जैसा होना उन्हें डरा देता था। वो अपने शोहर को खो चुकी थी, अपनी औलाद को नहीं खोना चाहती थी। आपकी भतीजी के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे मुझे। बेड के पास खड़े हुस्न आरा बेगम गिलास में पानी निकालते हुए सामने बेड पर बैठे एक बड़े उम्र के मर्द से कह रही थी। क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो तुम? वो नापसंदीदगी से पूछ रहे थे। उनकी रंगत साफ थी, चेहरे पर दाढ़ी और उम्र के बढ़ने की वजह से झुर्रियाँ थी। मतलब ऐसा ना हो कि जो फैसला आपके हक आने वाला है वो आपके भाई के हक में न चला जाए। उसने पानी का भरा गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। गिलास थामते हुए वहीं थम गए थे। उन्होंने नागवारी से अपनी बीवी की तरफ देखा। हुस्न आरा ने बदवक्त थूक निकला था। इब्राहिम का हक और उसकी जगह कोई नहीं छीन सकता, समझी तुम? उन्होंने गिलास थामा और हाथ में पकड़ी हुई दवा हलक में उतारी। उफ, बुढ़ापे में ये नित नई बीमारियां। क्या लगता है जमरा किसके हक में फैसला करेगी? सामने अलमारी से कपड़े निकालती रईसा बेगम सोफे पर बैठे अपने शौहर से पूछ रही थी। अल्लाह जाने ये लड़की क्या फैसला करेगी। बशर साहब बेचैन नजर आते थे। वो दरमियानी उम्र के थे,
आधे बाल काले और आधे स्याह थे, लेकिन दाढ़ी उनकी स्याह थी। दाएं कराने का जमाना था। अरे, मुझे तो लगता है फैसला आपके हक में जाएगा। कल देखा नहीं था, जमरा जब हमारे पास आई थी, उसकी बातों से ही लग रहा था। वो अपने दिमाग में आए ताने बाने ख्यालात से बता रही थी। नहीं, मुझे तो लगता है वो भाईजान के हक में फैसला करेगी, क्योंकि वो बड़े भी हैं और जमरा उनकी लाडली भी है। वो जमीन पर पड़े हुए जूते पहनते कमरे से बाहर निकल गए। सुल्तान हवेली का डाइनिंग एरिया काफी बड़ा था। गोल्डन और सफेद रंग का झूमर अपनी रोशनी से पूरे हॉल को रोशन किया था। घर के मकीन एक एक करके अपनी जगह पर आकर बैठ रहे थे। इब्राहिम सरबराही कुर्सी पर बैठने ही वाले थे जब पीछे से आने वाली आवाज ने उनके बढ़ते हुए कदम रोक डाले। रुके आगा जान। सफेद चादर ओढ़े और सर पर दुपट्टा डाले जमरा खड़ी थी। पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा चुकी थी। सबकी नजरें जमरा पर थीं। यहाँ मैं बैठूंगी। वो अब उसी तरफ आ रही थी। सब अपनी आंखें वाकिया उसे देखने लगे। ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ घर का सबसे बड़ा बैठता है। जब तुम्हारे बाप ने इब्राहिम से उनका तख्त नहीं छीना, तो तुम कौन होती हो उन्हें उनकी जगह से हटाने वाली? हुस्न आरा गुस्से से बोली। ताईजान, आप एक बात भूल रही हैं। यहाँ वो बैठता है जो उम्र में नहीं, ओहदे में बड़ा होता है, और इस वक्त मेरा ओहदा बड़ा है। उसका लहजा नर्म था। उसे आदत नहीं थी ऊंची आवाज में बोलने की, क्योंकि उसका नर्म लहजा इतना मजबूत था कि जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यहाँ बैठना बुरा नहीं लगा होगा आगा जान। वो इब्राहिम की आंखों में देखकर पूछ रही थी। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो, ये जगह तुम्हारी है। वो जबरन मुस्कुराए। जमरा अपनी चादर सरबराही कुर्सी के पीछे रखती एक शान से बैठी थी। अरे वाह, माहौल और खाना दोनों गर्म लग रहे हैं। सब खामोशी से अपना नाश्ता करने में मसरूफ हो गए। जब एक 22 साल का नौजवान हॉल में दाखिल हुआ, उसका रंग दरमियाना था, ना ज्यादा साफ ना ज्यादा गंदमी। उसकी आंखें सियाह थीं। वो सफेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस था। टी शर्ट काफी खुली थी, क्योंकि वो आजकल के जमाने का था। ये तुम हमेशा अपने जिस्म से खुले कपड़े क्यों पहनते हो? हुस्न आरा बेगम ने संजीदगी से पूछा। इसे जेंजी फैशन कहते हैं अम्मी। वो हुस्न आरा के बगल की कुर्सी खींच कर बैठा। एक तो तुम और तुम्हारा ये जेंजी फैशन मेरे तो समझ से बाहर है। हुस्न आरा तासुब से बोली। हाँ, तो समझने की कोशिश क्यों करती हैं बड़ी अम्मी? वैसे भी सुना है बुढ़ापे में दिमाग कम चलता है, तो ज्यादा इस्तेमाल मत किया करें, ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए। ये आवाज पीछे से एक 18 साल की लड़की की आई थी, जिसके साफ रंगत और भूरी आंखें थीं। उसने पीले रंग की लंबी फ्रॉक पहन रखी थी। ब्लू जीन्स के साथ वो अब पास आती उसी नौजवान के हाथ पर हाथ मारती हुई हंसती। वो भी हंस रहा था। तुम दोनों को जरा सी भी शर्म आती है? उसने आरा गुस्से से उन दोनों को देखने लगी। उन दोनों ने बड़ी डिटाई से नफी में सर हिलाया। घर के मक्कीन के लिए ये सब नया नहीं था, तो वो सुकून से खाना नोश फरमा रहे थे। काजल, निहाल, तुम दोनों को कितनी दफा कहा है वक्त पर आया करो। हुस्न आरा कुछ कहने लगी थी जब जमरा की आवाज पर ठहर गई। ओके जोमी, अब याद रहेगा। काजल बाअदब बोला। वो शुरू से ही जमरा की इज्जत करता था। वो दोनों हम उम्र थे, लेकिन जमरा हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसका साथ देती थी। आज तुमने जो फैसला लेना है वो सोच समझ कर लेना बेटा। इब्राहिम खाने से हाथ रोकते जमरा से मुखातिब हुए। बिल्कुल आगा जान, आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैं जो भी फैसला लूंगी वो सही होगा। इब्राहिम को उसकी आंखों में मासूमियत, जबकि मुस्कुराहट से गहरा राज नजर आ रहा था। वो इंसान को परख लेते थे। धूप में थोड़ी बाल सफेद किए थे। आज पूरा गांव हवेली के पीछे वाले मैदान में जमा था। हर जगह लोग अपनी टोलियां बनाए हुए गुफ्तगू में मसरूफ थे कि एकदम पूरे मैदान में सकूत छा गया। हाकिम नवाब का खानदान आ रहा था। सबकी नजरें उन्हीं पर जम गई। सलाम बीबी। पूरे गांव वालों की आवाज पर जमरा ने महज सर को खम दिया। आज मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मेरे सर एक जिम्मेदारी है जो आपके सरपंच यानी मेरे बाबा ने दी थी। मैं आज इस गांव का नया सरबरा कौन होगा इसी का ऐलान करने आई हूँ। बाएतमाद लहजा, उठी हुई गर्दन के साथ वो बोल रही थी। इसलिए आप सबका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको अपना फैसला सुना देती हूँ। इस गांव और हवेली की नई सरबरा। उसने गहरी सांस हवा में खारिज की। वहीं हाकिम नवाब के बेटों की भी सांस रुक गई थी। जमरा सुल्तान है, यानी कि मैं। चंद लम्हे मैदान में सन्नाटा छा गया।
इब्राहिम और बशर को लगा उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। आप? पास खड़े गांव के किसी मर्द ने पूछा था। जी, मैं सुल्तान हाकिम की बेटी जमरा सुल्तान है, आप सबकी नई सरबराह। वो अब भी वैसी ही बोली, मजबूत लहजा। एक औरत हम मर्दों के मामले संभालेगी? लानत है हम पर। देखें बीबी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन माजरत, आपके इस फैसले से हम रजामंद नहीं हैं। वो आदमी सर झुकाए अपना खच्चर रख गया। क्यों? जब औरत आपको पैदा कर सकती है, तो आप लोगों के मामलात क्यों नहीं देख सकती? वो लफ्ज़ों की मार मारने में माहिर थी। अगर मेरे इस फैसले से किसी को भी एतराज़ है, तो होता रहे, ये मेरा मसला नहीं है। और अगर किसी को ज़्यादा मसला हो रहा है, तो गांव से जा सकता है। वो जताकर मैदान से बाहर की तरफ बढ़ गई। सब वहां शल खड़े एक दूसरे को देखते रह गए। सब सुल्तान हवेली से लौट चुके थे, अब बड़े और आलीशान लिविंग रूम में बैठे थे। जमरा वहां की सरबराही गद्दी पर बैठी थी। लिविंग रूम के सोफे नीले और खाकी रंग के थे। सामने बड़ा क्रिस्टल टेबल काले और गोल्डन रंग का था। ऊपर लगा झूमर पूरे लिविंग रूम को रोशन किए हुए था। तुम सब जो अभी करके आई हो, पूछ सकता हूँ क्यों किया तुमने ये सब? इब्राहिम सामने खड़े नापसंदीदगी से पूछ रहे थे। नहीं। वो गर्दन उठाए आंखों में आंखें डाले बोली। आप मुझसे नहीं पूछ सकते आगा जान। ये फैसला मैंने लेना था, जो मैं ले चुकी हूँ। उसकी आंखों में कोई डर कोई पछतावा नहीं था। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है लड़की। घर का सरबराह या तो वारिस बनता है, या फिर उस खानदान का कोई मर्द जो उसका अपना खून हो। हुस्न आरा गुस्से से बोली थी। घर का वारिस? आप एक बात भूल रही हैं बड़ी अम्मी, बाबा की एकलौती वारिस मैं हूँ। उसने उनकी याद दहानी करवाई। हाँ, लेकिन तुम बेटी हो, बेटा नहीं। इस बार गुफ्तगू में बशर साहब बोले थे। इससे क्या फर्क पड़ता है चचा जान? उसकी आवाज हल्की थी। बहुत फर्क पड़ता है। मर्द और औरत कभी बराबर नहीं हो सकते। कोई देखकर बता सकता था कि बशर हाकिम पीएचडी पास थे। वही औरत जात को खुद से कमतर समझने वाली सोच। बिल्कुल, मर्द और औरत कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि औरत का दर्जा बहुत बुलंद है। मैं भी नहीं मानती कि मर्द औरत की बराबरी कर सकता है। बशर साहब बहुत कुछ कहना चाहते थे, जब जमरा ने फिर उनकी बात काटी थी। और वैसे भी ये सब मेरे बाबा का है, भूले मत। जब मेरे बाबा को आप दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप लोग मुल्क से बाहर चले गए थे। किसी को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी थी, किसी को अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी थी। अल्फाज किसी कोड़े की मानिंद लगे थे। यहाँ खड़े हर शख्स को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही जमरा थी जिसमें आज एक हिरनी की जगह शेरनी नजर आ रही थी, जो शिकार बनने की जगह शिकार करती है। तुमने हमें वो ताना दिया है जो पिछले इतने सालों में तुम्हारे बाप ने भी नहीं दिया था। आगा जान की आंखों में ताज्जुब दर आया था। मुझे मजबूर किया गया है आगा जान, वरना मैं तो भूल चुकी थी। उसने आखिर में सर झटका। मेरे फैसले से जिसको एतराज है वो जा सकता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। वो लिविंग रूम से जा चुकी थी, जहाँ आरा ने उसे रोहासी होकर जाते हुए देखा। संभालो अपनी बेटी को जहारा, मर्दों का मुकाबला करने चली है। हुस्न आरा अब उनसे मुखातिब थी, जहाँ आरा ने रुख मोड़कर उन्हें देखा। मेरी बेटी को मैंने और उसके बाप ने खुद को संभालने सिखाया है, आप सबको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हुस्न आरा पैर पटकती रह गई। बिना जवाब दिए वो वहां से निकल गई। बाकी सब भी एक एक करके चले गए, जहाँ आरा अब अकेले सोफे पर बैठी गहरी सोच में जा चुकी थी। डर, खौफ, बेचैनी सब उनकी सोच का हिस्सा थे। इस्लामाबाद। 6 स्टार होटल के कमरे में खड़ा वो शख्स सिगरेट के गहरे गहरे कश लेता दिखाई दे रहा था। उसकी नजरें सामने खिड़की पर जमी थी। सामने खिड़की से दिखाई देता मंजर काफी दिलकश था। उस शख्स की भूरी आंखें थीं, जो इस वक्त लाल हो रही थी, मानो काफी रातों से जगा हुआ हो। स्याह ड्रेस शर्ट पहने, सामने के 2 बटन खुले छोड़े हुए थे, जैसे उसे सांस लेने में मसला हो रहा हो। उसकी रंगत सफेद थी, चेहरे पर रखी हुई हल्की सी दाढ़ी और मूछ उसे दिलकश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो गहरे गहरे कश लेता उस हसीन मंजर को देख रहा था, जब बेड पर पड़ा उसका फोन रिंग हुआ। उसने बदमजा होकर बेड से फोन उठाया था, और फोन की स्क्रीन पर लिखे नाम को देखकर तो पहले से भी ज्यादा उसके चेहरे की जाविये बिगड़े थे। उसने गहरा सांस हवा में खारिज किया और फोन कान से लगाया। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप?
اس کی آواز بھاری اور خوبصورت تھی۔ کہاں ہو تم؟ سفید حویلی کے کمرے میں بیٹھی حسن آرا فون کان سے لگائے پوچھ رہی تھی۔ آفس میں مصروف ہوں، آپ بولے کیا ہوا؟ وہ بیڈ کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھا بول رہا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، تاثر سنجیدہ اور بیزار سے تھے۔ ہونا کیا ہے؟ تمہاری کزن نے تمہارے بابا کو دھوکہ دیا ہے۔ حسن آرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمرہ کی گردن مروڑ دے۔ جس طرح وہ اپنی ہر بات سر اٹھا کر مضبوط لہجے میں بولتی تھی، انہیں بالکل گوارا نہیں تھا۔ کیا کر دیا میری کزن نے؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ ارے یہ پوچھو کیا نہیں کیا اس نے؟ تمہارے بابا کی جگہ لے لی ہے۔ سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس شخص نے بس قلب سے آنکھیں بند کر لی۔ احد، تم سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ حسن آرا کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ جی سن رہا ہوں۔ اس نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا اور پانی حلق میں اتارا۔ اور تو اور اس لڑکی کی اتنی مزال، ہمیں تانا بھی دے دیا کہ یہاں ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ سلطان کا ہے۔ احد نے کچھ بولا نہیں تو حسن آرا نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں نہیں ہے، آپ لوگ وہاں تب گئے تھے جب سلطان چچا گاؤں کے سرپنچ بن چکے تھے۔ یہ سب آپ نے اپنی لالچ میں کیا تھا۔ وہ نہیں بولتا تھا، لیکن جب بھی بولتا تھا اس کی باتیں سامنے والے کو آئینہ دکھانے کا کام کرتی تھی۔ تمہارا تو مجھے سمجھ نہیں آتا، وہ اتنی نفرت کرتی ہے تم سے، لیکن پھر بھی تم اسے ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، لیکن پھر وہ سنبھل کر بولا، میں بھی اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، بس حق بات کرتا ہوں، اور یہاں وہ حق پر ہے۔ اس نے چند الوداعی کلمات کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ میرے لیے بھی احساس کی بات ہے کہ زمرہ سلطان مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا ہلکا سا مسکرا دیا۔ آسمان جب سیاہ پڑا تو سفید حویلی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ ایسے میں گھر کے سب مکین ڈائننگ ہال میں موجود کھانا کھانے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ زمرہ، گاؤں والوں کو تمہارے فیصلے سے اعتراض ہے، تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ کھانے کے درمیان ابراہیم سپاٹ انداز میں بولے۔ پورے گاؤں والوں کو مسئلہ ہو یا پوری دنیا کو، میں، اس نے انگلی سے سینے پر دستک دی، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ وہ ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ان سے گویا ہوئی، ہر بار ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے زمرہ، اس بار تمہیں۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زمرہ نے ان کی بات کاٹی۔ آپ سب ایک بات یاد کر لیجئے، یہ سلطنت میری ہے، یہاں کی ملکہ بھی میں ہوں اور بادشاہ بھی میں ہی ہوں۔ وہ اب کھڑی ہو گئی تھی، اس نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے سب کو ایک نظر دیکھا، پھر بولی، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، اور جو میرے حکم کو رد کرے گا وہ اس حویلی اور اس گاؤں دونوں سے روانہ ہوگا۔ وہ ایک سنجیدہ نظر سب پر ڈالتی ہوئی وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب حسن آرا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو نا کہ زین نے تمہیں ٹھکرا دیا؟ زمرہ کے قدم وہیں تھم گئے، مانو زمین نے اسے جکڑ لیا ہو۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بمشکل زخمی تاثر سنجیدہ کیے اور پلٹی۔ میں کسی کا بدلہ نہیں لے رہی، یہ سب اپنے گاؤں کی عورتوں کے لیے کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں لال ہونے لگی تھی، وہ پلٹ گئی تھی۔ اس کا رخ اب اپنی کمرے کی طرف تھا جہاں آرا نے تکلیف سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے قدم تیز ہو رہے تھے، لب کپ کپانے لگے تھے۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر رہی تھی، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کرتے ہی وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس نے گلاس اٹھایا ہی تھا کہ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کانچ کا گلاس ٹوٹ کر کرسی کرسی ہوا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ اس نے بے بسی سے زمین پر پڑے ہوئے کانچ کے ٹکڑے کو دیکھا، کسی زندہ لاش کی طرح وہ زمین پر بیٹھی۔ اندھیرے کمرے میں صرف چاند کی روشنی آتی تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی، سارے زخم جیسے ایک ساتھ تازہ ہوئے تھے۔ دل بوجھل ہو رہا تھا، آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ کیوں ہوتی ہے دنیا اتنی ظالم؟ سب چھین کر بھی ان کے ظلم ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے خود کو بڑبڑاتے سنا۔ آخر کیوں؟ وہ چلائی تھی۔ یکدم وہ زور زور سے زمین پر ہاتھ مار کر بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ چیخ رہی تھی بے بسی سے۔ اس کی جیسے بس ہو چکی تھی، وہ جیسے ہر چیز سے ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اس زمرہ سے بہت مختلف لگ رہی تھی جو شیرنی تھی، یہ تو کوئی بے بس محبت کی ماری لگ رہی تھی۔ وہ روتے روتے تھک چکی تھی تو وہ وہیں ٹوٹے ٹکڑوں کے پاس لیٹ گئی۔
اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے عاری ہو رہا تھا۔ چاند کی پڑتی ہوئی روشنی اس کے گیلے چہرے کو واضح کر رہی تھی۔ کمرہ نیم روشن تھا، صرف لیمپ کی بتی جل رہی تھی۔ جہاں آرا بیڈ پر بیٹھی ہوئی سلطان کی تصویر ہاتھوں میں لیے رو رہی تھی۔ اتنی دور چلے گئے ہیں مجھ سے اور اپنی شیرنی کو چھوڑ کر، وہ اس تصویر کو دیکھ کر دکھ سے کہہ رہی تھی۔ وہ اب ویسی زمرہ رہی ہی نہیں ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، وہ بالکل بدل گئی ہے۔ جس کی زبان پر بابا سے زیادہ آغا جان رہتا تھا، آج وہ اسی آغا جان کو ان کی حدود یاد دلا رہی تھی۔ حسن آرا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر زمرہ میں اتنا بدلاؤ آیا کیوں۔ وہ آپ کی وہ زمرہ رہی نہیں ہے سلطان، وہ ایک گھائل شیرنی بن گئی ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ اور گھائل شیرنی بہت خطرناک ہوتی ہے سلطان، بہت خطرناک۔ وہ بہت ڈری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ جہاں آرا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے لال جوڑے اور کالی چادر میں تیار دیکھ کر پوچھنے لگی، آج میں پنچایت میں جا رہی ہوں۔ وہ مصروف انداز میں بولی، اسے واقعی دیر ہو رہی تھی۔ وہ اپنا کڑھائی والا پرس اٹھاتی ہوئی نکلنے والی تھی جب جہاں آرا نے اسے شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر زخمی سا مسکرائی۔ زمرہ نے بے اختیار نظریں چرائی تھی۔ نظریں مت چراؤ زومی، میں تمہاری لال اور سوجی آنکھیں دیکھ چکی ہوں۔ زمرہ نے بڑی آرام سے نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جو اسے یاسیت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اس لیے ہے کیونکہ کل رات دیر سے سوئی تھی، آدھی رات تک فلم دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ فلم دیکھی ہے تم نے، لیکن اپنی مرضی کی۔ اف، سچ اتنا کڑوا کیوں ہوا کرتا تھا؟ زمرہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نہیں امی، اب زمرہ اس فلم کا ڈی اینڈ کرے گی، ریپیٹ نہیں دیکھے گی۔ وہ کہتی کمرے سے نکل گئی، جہاں آرا ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ کاش وہ زمرہ کی اتنی اچھی دوست بن پاتی جتنی وہ اپنے باپ کی تھی۔ وہ اس وقت حویلی کی پچھلی طرف بڑھے تخت پر بیٹھی سامنے دری پر بیٹھی ہوئی عورتوں کے مسئلے سن رہی تھی۔ سلام سلطانی، ایک 30 سال کی عورت اس کے سامنے بیٹھی بولی۔ بی بی، میرے شوہر کی اس سال نوکری چلی گئی، گھر میں مشکل سے 2 وقت کی روٹی آ پاتی تھی، اگر آپ اس نوکری کے سلسلے میں کچھ مدد کر دیتی تو۔ اس عورت کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ میں آغا جان سے بات کروں گی، تم فکر مت کرو۔ زمرہ اپنے سے جڑے لوگوں کی امید بھی کبھی نہیں توڑا کرتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ سلطانی، وہ عورت مسکرا کر بولی، اور اپنے گاؤں والوں کی چہرے کی اس مسکان کے لیے زمرہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ زمرہ کے پاس ابھی کوئی دوسری عورت آتی جب زمرہ کی نظر پیچھے بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ادھر آؤ، زمرہ نے بہت نرمی سے اسے پکارا۔ اس لڑکی نے سر اٹھا کر زمرہ کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی زمرہ کی آنکھیں میں بے یقینی سی در آئی تھی۔ زمرہ چند لمحے اسے یوں ہی تکتی رہی، پھر نرمی سے اپنی باہیں پھیلا کر اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی بنا سوچے سمجھے بھاگ کر اس کی طرف آئی تھی اور اس سے لپٹ گئی تھی۔ چند لمحے یوں ہی بیت گئے، پھر زمرہ نے بہت نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور اسے لیے نیچے بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، کس نے مارا ہے؟ نرم اور فکر مندانہ لہجہ۔ زمرہ باجی، کیا ہمارے سگے ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ ہمیں ہماری ہر چھوٹی بڑی غلطی پر مار سکیں؟ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں شکوے تھے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب ہم پر ہمارا سب سے زیادہ حق ہوتے ہیں تب بھی ہم خود کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو سگے ماں باپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے بولنے لگی تو وہ لڑکی چپ کر کے صرف اسے سننے لگی۔ اللہ نے ہمارے ماں باپ کو ہمارے پرورش کا حکم دیا ہے، ہمیں تکلیف دینے کا نہیں۔ ہم سب اللہ کی بنائی گئی مخلوق ہیں اور اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے بندوں کو کوئی ذرا سی بھی تکلیف دے، اور ان کو تو بالکل بھی نہیں جو معصوم اور دل کے صاف ہوں۔ وہ بولتے بولتے رکی اور ساتھ کھڑی ہوئی ملازمہ کو فرسٹ ایڈ کٹ لانے کو کہا۔ ہمارے معاشرے کی یہی تو جہالت ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ اولاد کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس بات سے انجان کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس نے فرسٹ ایڈ کٹ سے ایک ٹیوب نکالی اور اس کے ماتھے کے زخم پر لگانے لگی۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی زمرہ باجی، مجھے بچا لیں۔ وہ گویا منت کرنے لگی۔ زمرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف واضح تھا۔
तुम यहाँ इसलिए आई हो ताकि मैं तुम्हारे हक में लड़ सकूं? उसने उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल किया। उस 16 साल लड़की ने अस्पात में सर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए तब तक नहीं लड़ सकती रमशा, जब तक तुम खुद अपने लिए आवाज उठाना नहीं सीख जाती। रमशा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। कोई आपके लिए तब तक नहीं लड़ सकता जब तक आप अपने लिए खुद लड़ना ना सीख लें, गलत को गलत कहना सीख लें, अपने हक के लिए बोलना ना सीख लें, ना कहना ना सीख लें। वो एक लम्हे के लिए रुकी। क्यों हम लड़कियां हमेशा ये सोच रखती हैं कि हमारे लिए कोई आकर लड़ेगा? क्यों हम हमेशा अच्छा बनने के लिए जुल्म बर्दाश्त करती हैं? अपने लिए बोलना जबान चलाना नहीं है, बदतमीजी नहीं है, बल्कि हक है हमारा। उसने फर्स्ट एड किट का ढक्कन बंद कर दिया। इट्स बेटर टू बी अ बिच देना बिचारी। वो उसकी आंखों में आंखें डाले उससे गोया हुई। जुल्म को बर्दाश्त करने वाला भी जालिम होता है रमशा। वो अब उठ खड़ी हुई थी। उसे अब जाना था। रमशा ने उसे फक्र से जाते हुए देखा। काश वो भी उस जैसी बाहिम्मत बन जाती। उस जैसी? जमरा जैसी? खुदा दुश्मन को भी जमरा जैसी न बनाए। अब्दुल्ला, क्या मसला हुआ है? वो गाड़ी की खिड़की से सर बाहर निकाले पूछ रही थी। गाड़ी बीच सड़क पर रुकी हुई थी और अब्दुल्ला ड्राइवर गाड़ी की डिक्की खोले देख रहा था कि सामने से एक काली रंग की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में मौजूद शख्स आद इब्राहिम था। वो गाड़ी से निकलता उस तरफ आया जिस तरफ जमरा की गाड़ी खड़ी थी। उसने पास आते ही बेइख्तियारी गुस्से से ड्राइवर का गिरबान पकड़ लिया। तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम मेरे घर की औरतों को लेकर बीच सड़क पर गाड़ी रोके रखो। कितनी दफा बकवास की है कि जब घर से निकला करो तो हर चीज देख कर निकला करो। वो उस पर गुर्राया था। छोड़ो उसे। जमरा गाड़ी से निकली। आहद ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। वो अभी तक ड्राइवर को गुस्से से देख रहा था। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा कि छोड़ो इसे? वो पास आती उसका बाजू थाम गई। आहद ने चौंक कर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी, आंखों में बेपनाह नफरत लिए। आहद उसे यकटक देखे गया। वो पूरे 1 हफ्ते बाद उसका दीदार कर रहा था। बाबा, मुझे माफ कर दें, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं कैसे। अब्दुल्ला की आवाज पर उसका सिर टूटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की औरत को इस सुनसान सड़क पर खड़ा रखो? एक लम्हा नहीं लगा था उसे रूप बदलने में। कुछ लम्हे के लिए जो आंखों में नरमी थी, अब फिर से वही गुस्सा दर आया था। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ से लगता है तुम पढ़े लिखे हो? हरकतें तो तुम्हारी वही जाहिलों वाली हैं। जमरा बार बार उसका बाजू पकड़े छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम। तुम्हें वाकई लगता है तुम अपने नाजुक हाथों से मेरे मजबूत हाथ इसके गिरेबान से हटा सकती हो? वो तंज कर रहा था। बिल्कुल हटा सकती हूँ, लेकिन अपने नाजुक हाथों से नहीं, बल्कि। जमरा जुमला अधूरा छोड़ती हुई हाथ के बाजू पर झुकी थी और अपने दांतों का दबाव उसके मजबूत बाजू पर डाला था। आहद ने बेइख्तियार ही अपने लब दांतों में दबाए अपनी करा रोकी थी। जंगली बिल्ली, छोड़ो मेरा बाजू। वो अब्दुल्ला का गिरेबान छोड़ते हुए बोला। जमरा अब पीछे हट चुकी थी। आंखों में चमक लिए वो उसकी भूरी आंखों में देख रही थी। बाज दफा जानवरों के साथ जंगली बनना पड़ता है। वो सीने पर बाजू लपेटे उससे गोया हुई। गाड़ी में बैठो। लहजे में हुक्म था। हुक्म? वो भी जमरा को? मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ और उसी में जाऊंगी। वो कहती अपनी सफेद गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि आहद ने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। हाथ में ले जा। मैं भी कह चुकी हूँ, मैं अपनी गाड़ी में ही हवेली जाऊंगी। जिद और डटाई में जमरा से आज तक कोई नहीं जीता था। मुझे मजबूर मत करो जमरा कि मैं। वो दांत पीस कर बोल रहा था कि जमरा ने उसकी बात काटी। क्या कर लोगे तुम? हाँ करो, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम क्या कर सकते हो। लफ्जों में चैलेंज था। तुम्हें कभी नरमी रास क्यों नहीं आती? अगले ही लम्हे आहद ने उसकी कलाई थमी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। आहद, मेरा बाजू छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। वो अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। आहद बेसूद सा उसे उसी तरह लिए अपनी गाड़ी की तरफ आया और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर फेंकने की तरह बैठा था। वो खुद ड्राइविंग सीट संभाल गया। जमरा ने उसी लम्हे निकलने की कोशिश की, लेकिन आहद लॉक लगा चुका था। उसने आगे बढ़कर लॉक खोलना चाहा। जब आहद ने गाड़ी में पड़ी हुई हथकड़ी निकालकर जमरा की कलाई को अपनी कलाई से लॉक किया था, जमरा उसको देख कर रह गई थी। तुम जैसे घटिया मर्द से यही उम्मीद थी।
اپنی طاقت کمزور پر استعمال کرنا پرانی عادت ہے تمہاری۔ وہ بولتے جا رہی تھی۔ احد اس کے غصے اور اس کی باتوں کا بنا اثر لیے گاڑی چلاتا رہا۔ گاڑی چند لمحے بعد سفید حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ احد نے اس کے ہاتھ سے ہتھکڑی آزاد کی اور اس کی طرف دیکھا۔ تم ہمیشہ مجبور کرتی ہو کہ میں تم پر سختی کروں، ورنہ یقین جانو کوئی کافر ہی ہوگا جو تم پر اپنی مردانگی کا روب جھاڑ کر خوش ہوگا۔ اچھا، اور ایسا کیوں؟ اس نے اتنی ہی برق رفتاری سے پوچھا تھا۔ کیونکہ تم وہ ہو جس سے ہار کر بھی جیت محسوس ہوتی ہے۔ زمرہ لاجواب ہوئی تھی۔ ایک وہی تھا جو اسے لاجواب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ زمرہ اسے ایک بھی نظر دیکھے بغیر گاڑی سے نکلتی حویلی کی طرف اپنے قدم بڑھا گئی۔ احد کی نظروں نے حویلی کے دروازے تک اس کا پیچھا کیا اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، بہت زیادہ غصہ، اور یہ صرف تب آتا تھا جب وہ احد کو اپنے ارد گرد پاتی تھی۔ شدید نفرت ہے مجھے اس سے، ایک نمبر کا گھٹیا انسان، جاہل، چھوڑوں گی نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی جب دروازے پر آہٹ ہوئی۔ زمرہ، دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ جہاں آرا کی آواز پر اس نے بدوقت ہی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور دروازہ کھولا۔ کیا ہوا تھا؟ جہاں آرا بے چین نظر آتی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا امی، کیا ہونا تھا؟ اس نے نظریں چرائی۔ تم اور احد ایک ساتھ گھر آئے ہو تو سب ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ زمرہ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور گہری سانس بھری۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو وہ راستے میں مل گیا۔ زمرہ پلٹ کر اپنی چادر اتارنے لگی تھی جب جہاں آرا نے اس کی کلائی تھامی۔ تمہارے ہاتھ پر یہ نشان کیسا ہے؟ زمرہ نے ایک نظر اپنی کلائی کو دیکھا جہاں سرخ نشان تھا اور پھر اپنی ماں کو جو پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ سارا منظر یاد آیا جو احد نے اس کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتانا تھا۔ وہ اب بڑی ہو چکی تھی۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو وہ ماں باپ کو اپنے مسئلے اور دکھ نہیں بتایا کرتے۔ کچھ نہیں امی، گاڑی میں بیٹھتے وقت دروازہ لگ گیا تھا۔ وہ مسکرائی تو جہاں آرا کو تسلی ہوئی۔ میں جانتی ہوں میری زومی بہت ہمت والی ہے، اپنے ہر مسائل کو خود سنبھال لیتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے بچے جہاں ہماری بس ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کوئی ہو جو ہمیں سنبھالے، کوئی ہو جب ہم کبھی ڈگمگائیں تو وہ تھام لے۔ وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھی اور دراز سے فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر اس کے زخم پر دوائی لگانے لگی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں امی؟ وہ جان کر بھی انجان بنی رہی۔ میں چاہتی ہوں تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اتنا کہ پیچھے دیکھنے کے لیے کچھ باقی ہی نہ رہے۔ وہ نرمی سے بولی۔ زمرہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میں جانتی ہوں تم جواب نہیں دو گی اور ابھی دینا بھی مت، لیکن ایک بار سوچنا ضرور اس بارے میں، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوا لگا دی ہے، جلدی زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ زمرہ وہیں بیٹھی اپنا زخم دیکھنے لگی۔ کاش دل پر لگے زخم بھی اتنی جلدی ہی بھر پاتے۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ بھاری آواز پر باورچی خانے میں کھڑی نہال نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تھا۔ اپنے سامنے کاجل ابراہیم کو کھڑا دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری اور دل پر ہاتھ رکھ کر سانسیں ہموار کی۔ آپ نے ڈرا دیا مجھے، لہجے میں کھپکی تھی۔ اوہ، تو تم ڈرتی بھی ہو، سن کر اچھا لگا۔ وہ مزید بولا تو نہال نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ اس نے اسے ایک گہری نظر دیکھ کر پوچھا۔ نہال نے ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا جو ایپرن پہنے پورے آٹے سے لدی ہوئی تھی۔ میں کوکنگ کر رہی ہوں اس لیے۔ اس کی تفصیل پر کاجل کا کہکا پورے باورچی خانے میں گونجا تھا۔ تم اور کھانا؟ ہاں ہاں ہاں، اچھا مذاق ہے۔ اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کھانا نہیں بنا سکتی؟ اس نے غصے سے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے پوچھا۔ یہ تم پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ وہ ابھی تک ہنس رہا تھا۔ پہلے پوچھ رہی تھی، اب بتا رہی ہوں کہ میں بہت اچھا کھانا بنا سکتی ہوں، سمجھے آپ؟ اس نے شانے بے نیازی سے اچکائے۔ رہنے دو، تم بیوقوف اچھا بنا سکتی ہو، کھانا نہیں۔ اس نے گویا حقیقت بیان کی تھی جس پر نہال کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آپ یہاں میرا مذاق اڑانے آئے ہیں؟ کاجل نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے قریب آیا، اپنے ہاتھوں کے پوروں سے اس کے گال پر لگا آٹا صاف کیا اور تھوڑا اس کی طرف جھکا۔ نہال نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، صرف سچائی بتانے آیا ہوں کہ کھانا بنانا تمہارے بس کی نہیں۔
निहाल ने हल्के वाह हुए लब और आंखों से उसे देखा था। वो लब दांतों तले दबाए अपनी मुस्कुराहट रोके उसे देखता रहा। अरे नोनी, मैं मजाक कर रहा था यार। पता है ना तुम्हें, इस घर में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं मजाक कर सकता हूँ। उसकी बात पर निहाल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। उसके मुंह से नोनी सुनकर वो ऐसे ही खिल उठती थी। अच्छा बस बस, अब ज्यादा बात को घुमाओ मत, सब पता है मुझे। वो अपने चेहरे की लाली छुपाने के लिए गर्दन झुकाकर आटा गूंदने लगी। काजल उसके पास आकर खड़ा होता कॉफी बनाने लगा। निहाल ने नजर उठाकर उसे देखा। काश लोग दिलों के हाल बिना कहे जान पाते। निहाल उसे हसरत से देखे गई। काजल ने जब उसकी तरफ देखा तो वो बेइख्तियार अपनी नजरों का जाविया बदल गई। औरत इस दुनिया में सिर्फ एक मर्द से नजरें नहीं मिला पाती जिससे उसे मोहब्बत होती है। कमरा अंधेरे में डूबा पड़ा था। वो पलंग पर लेटी आंखें बंद किए हुए बेचैनी से इधर उधर सर हिला रही थी। लब अधवा हुए वो कुछ कह रही थी, लेकिन अल्फाज आवाज से महरूम थे। चंद लम्हे यूं ही गुजरे, फिर वो एकदम उठ बैठी। लंबी लंबी सांसें लेती वो साइड पर पड़ा हुआ लैंप जलाकर पानी पीने लगी। उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो गहरी सांस भरकर अपने दिल की धड़कन को हमवार करने की कोशिश कर रही थी। वो बिस्तर से उठती खिड़की की तरफ आई। पर्दा हटाकर उसने खिड़की को खोल कर देखा। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर कमरे में दाखिल होने लगी। वो खिड़की से सामने चांद की तरफ देखने लगी। पूरा चांद। मैं आपके कातलों को ऐसी सजा दूंगी कि वो मरते दम तक याद रखेंगे। वो आसमान की जानिब देखती तकलीफ से भरे लहजे में बोली। वो ना जाने वहां कितनी देर खड़ी रही। जब उसके कानों में आजान की आवाज टकराई, फजर की आजान हो रही थी। वो गहरी सांस भरती पर्दा लगाती हुई वजू के लिए चली गई। सुबह की रोशनी पूरे सफेद हवेली को चमका रही थी। डाइनिंग रूम में बैठे घर के मकीन नाश्ता कर रहे थे जब हुस्न आरा का फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर नजर डालते ही हुस्न आरा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। कैसा है मेरा जैन? हुस्न आरा के मुंह से नाम सुनते ही जमरा के खाना खाते हाथ में शायद दिल भी। ये वो शख्स था जिसके नाम से ही उसका दिल धड़का करता था। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ जैन, हुस्न आरा कहती उठकर बाहर की तरफ चली गई। अब उनकी कॉल 1 घंटे चलनी थी। अस्सलाम वालेकुम। चंद लम्हों बाद आहट डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। जमरा ने कर्ब से अपनी आंखें मीच कर खोली। क्या थे ये दोनों भाई? एक की मौजूदगी से नफरत थी तो दूसरे की महरूमी से। अम्मी कहाँ हैं? केटल से चाय निकालते उसने सरसरी सा पूछा। जैन का फोन आया था तो उससे बात करने गई हैं, इब्राहिम ने जवाब दिया। आहद ने बेइख्तियार ही नजर जमरा पर डाली जो सपाट चेहरा लिए चाय पी रही थी। क्या कह रहा है? कब आ रहा है जैन? एक मजीद सरसरी सा सवाल। अब क्या फायदा होगा उसके आने या ना आने का? इब्राहिम ने सर झटका। वो शर्मिंदा थे। क्या मतलब क्या फायदा होगा? मुझे लगता है अब जमरा और जैन की शादी कर देनी चाहिए। एकदम पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है बरखुरदार, क्या बोल रहे हो? इब्राहिम नागवारी से गोया हुए। जमरा जब्त का घोट पीती बैठी रही। क्या मतलब है बाबा? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? आहद हर चीज से लाइल्म नजर आता था। क्या तुम्हें तुम्हारे भाई ने नहीं बताया कि वो मुझसे मंगनी तोड़ चुका है? जमरा तल्ख मुस्कुराहट लिए बोली। आहद ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। जैन ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी आंखों में अब तक बेयकीनी थी। जमरा तल्खी से हंसती। तुम्हारा ही खून है, वो ऐसा नहीं करेगा तो और कौन कर सकता है? सर्द आंखें उस पर जमाए वो बोली थी। आहद के दिल को बेइख्तियार ही कुछ हुआ। वो एक इस्तेजाइया नजर डालती हुई सर झटक कर वहां से चली गई। बाबा, जैन ने मंगनी तोड़ दी और आप चुपचाप देखते रहे, क्यों? जमरा के जाने के बाद वो इब्राहिम की तरफ मुड़ा। इसी बात का तो रोना है, पूरे खानदान में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इब्राहिम बिगड़े तासुरात लिए बोले, गोया इसको पैदा करके ही पछता रहे हों। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहद अफसोस से कहता उठ खड़ा हुआ और डाइनिंग हॉल से निकल गया। कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोलकर वो अंदर दाखिल हुई थी। चादर नोचने की तरह उतार कर जमीन पर फेंकते वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। आज उसे फिर वो सब याद आया था। भूली तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन इस तरह जब भी याद आता था तो उसका दिल करता था उन यादों को जला कर रख दे। काश जैसे हम लोगों की अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, उनका बुरा भी भूल सके। तुमने जो किया मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आंखें दर्द और गुस्से की शिद्दत से लाल हो रही थी। उसने चंद गहरे सांस लिए और खुद को नॉर्मल किया
उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। शाम गहरी हुई तो सब अपने कमरे से निकलकर बाहर लॉन में आ बैठे। ये सबके साथ बैठकर चाय पीते पीते गपशप का वक्त था। लेकिन जमरा इनसे 20 फुट की दूरी पर बंदूक लिए खड़ी सामने एक हदफ पर निशाना साधे हुए थी। चंद लम्हे बाद गोली चलने की आवाज़ आई तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। निशाना अपनी जगह पर लगा था। कमाल है जवी, इतना पक्का निशाना कैसे? काजल चाय का कप थामे उसके करीब आता मुतासिर कुन अंदाज में पूछ रहा था। जब दुश्मन पीठ पीछे वार करने वालों में से हो तो अपना निशाना पक्का रखना पड़ता है। वो हल्की सी मुस्कुराहट से गोया हुई। काजल ने आबरू उठाकर दाद देने वाले अंदाज में उसे देखा। वो अब मुलाजमा को अपनी बंदूक पकड़ाकर उस तरफ कदम बढ़ा गई थी जहां सब बैठे थे। आज तुम पंचायत पर गई थी, क्या बना? आगाजान चाय का घूंट भरते हुए पूछने लगे। कुछ खास नहीं, जमींदारों के कुछ मसले थे। मैंने काजल को कह दिया है, वो संभाल लेगा। जमरा लापरवाही से बोली। वो बेजार लगती थी सबकी मौजूदगी से। अच्छा, अगर मेरा कोई मशवरा? नहीं चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी, थैंक यू। उसने आगाजान का जुमला पूरा होने से पहले ही उनकी बात काटी और उठ खड़ी हुई। सबने शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर ली। आगाजान की बात काटने की जुर्रात आज पहली बार किसी ने की थी। ये बात नाकाबिले कबूल थी। वो उन्हें बिना देखे वहां से गुजरने ही लगी थी कि सामने से आते शख्स पर नजर पड़ी। बोझल आंखों में एकदम नफरत दर आई। उसके कदम अब तेज हो चुके थे। भूरी आंखों वाले मर्द ने बगौर उसकी सुरमई आंखों में नफरत देखी थी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए गुजरे थे। आह, कितना मुश्किल था उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त करना। वो छत पर खड़ी हर एहसास से आरी आंखें पूरे चांद पर जमाए हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सुल्तान हवेली आज पूरे गुब्बारों, फूलों, बत्तियों से जगमगा रही थी। हर जगह मुलाजमीन कामों में मसरूफ नजर आते थे। हवेली की लाडली जमरा सुल्तान की सालगिरह थी। आज वह पूरा 18 साल की होने वाली थी। हर साल उसकी सालगिरह इसी तरह धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन आज खुशी दुगनी थी। आज उसकी और जैन की मंगनी थी। वो और जैन एक दूसरे को पसंद करते थे। वो आईने के सामने दोनों हाथों में जोड़े पकड़े परेशान सी खड़ी थी। उसकी एक हाथ में सफ़ेद और दूसरे हाथ में हल्के सब्ज रंग के जोड़े थे। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? नीचे मेहमान आना शुरू भी हो गए हैं। जहाँ आरा उसके कमरे में दाखिल होती बोली। अम्मी आप ही बता दें मैं कौन सा पहनूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उकताहट से बोली। मुझे लगता है तुम्हें सफ़ेद वाला पहनना चाहिए। पीछे से किसी मर्द की आवाज़ पर वो पलटी और उस शख्स को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो बिना कुछ बोले मुस्कुराते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हे बाद वो ड्रेसिंग रूम से निकली तो जहाँ आरा कमरे में मौजूद थी। सफ़ेद कामदार जोड़ा पहने, लंबे सिया बाल पीछे को खोले, वो उस शख्स के सामने खड़ी थी जिसके साथ उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी थी। सफ़ेद रंग तुम पर कितना जचता है जोमी? काली आंखें उस पर जमाए वो कह रहा था। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जमरा सुल्तान पर हर रंग जचता है। वो अपनी सुरमई आंखें घुमाकर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। हैप्पी बर्थडे फ्यूचर वाइफ। थैंक यू, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो कहते ही कमरे से निकल गया। पूरा हॉल मेहमानों से भरा पड़ा था। ऐसे में ब्लैक डिनर सूट में मलबूस अहद सबको वेलकम कर रहा था। जैन वाइट डिनर सूट पहने सामने सोफे पर बैठा सुल्तान नवाब से कोई गुफ्तगू करते हुए हंस रहा था। अहद तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ, हमारे पास आकर बैठो। सुल्तान साहब की आवाज़ पर वो सर को खम देता हुआ उनकी तरफ कदम बढ़ाने ही वाला था कि उसके कदम थम गए। सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़े, बाएं कंधे पर लाल शॉल डाले, वो कदम कदम सीढ़ियों से उतर रही थी। वो आज ज़रूरत से ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। अहद ने उसे देखते हुए सांस भरी और नजरें झुका ली। जैन मुस्कुराता हुआ उठा और हाथ जमरा की तरफ बढ़ाया। जमरा ने अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया। यह वो हाथ था जिसे वो कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। चंद लम्हों बाद मंगनी की रस्म हो रही थी। जैन की अंगूठी पहनाने के बाद अब जमरा जैन को अंगूठी पहना रही थी। और यही वो लम्हा था जब आहद इब्राहिम के दिल का एक कोना खाली हो गया था। माशाअल्लाह, मेरे बच्चों को अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए। सुल्तान नवाब ने नोटों का बंडल निकाला और दोनों के सर से वारा। सबकी मुबारकबाद लेने के बाद जमरा ने भूरी आंखों वाले मर्द को अपनी तरफ आधा देखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर, आहद ने जैन के गले लगते हुए बोला। जमरा ने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली
और फिर नजरें मोड़ ली। हाल। वो खड़ी दूर आसमान पर चांद को तक रही थी जब पीछे से किसी की मौजूदगी के एहसास पर चौंक कर पलटी। आहत को देखकर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। फिर किसी एहसास के तहत उसने अपने कंधे पर हाथ रखा। उसके कंधे पर शॉल थी। बहुत ठंड है, तुम्हें ऐसे छत पर नहीं आना चाहिए, वो आम से लहजे में बोला। मुझे कब क्या करना है ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे तुम, वो उसे तंबी करते हुए बोली। कजन हो तुम मेरी, इतना तो ख्याल रख सकता हूँ। वो अपने ट्राउजर के जेबों में हाथ डाले उससे गोया हुआ। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तीखी नजरों से उसे घूर रही थी। तुमसे बुरा है भी कौन, उसने जमरा की तरफ देखते हुए सोचा। देखो मैं जानता हूँ जैन ने मंगनी तोड़कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम खुद सोचो, बाज दफा हम जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं जिसका एहसास हमें देर से होता है। वो बड़े तहम्मुल से समझा रहा था। तुम ये जो समझाने के बहाने नमक छिड़क रहे हो ना, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। उसका बस नहीं चल रहा था वो उसे खड़े खड़े गोली मार दे। अल्लाह को मानो जोमी, मैं क्यों करने लगा भला ऐसा, जमरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो उसे बहुत कम इस नाम से पुकारता था, और जब भी वो उसके मुंह से ये नाम सुनती थी वो ऐसे ही गैर इरादा ही होती थी। क्योंकि यही करते आए हो तुम हमेशा से, वो कहती वहां से चली गई। आहट ठंडी आह भर कर रह गया। वो अपने कमरे में पुरसकून बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। आज आहद वापस इस्लामाबाद जा चुका था, इसलिए जमरा काफी पुरसकून थी। आ जाओ। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो बोली, सुल्तानी आपसे कोई लड़की मिलने आई है, मुलाजमा ने अंदर दाखिल होकर बताया। अच्छा तुम जाओ मैं आती हूँ, वो उसे पुरसकून लहजे में बोली। मुलाजमा ताबेदारी से सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। चंद लम्हों बाद वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी थी और रमशा उसके सामने बैठी रो रही थी। उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर कर सकते हैं। जमरा बाजी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, रमशा के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं उनसे खुद बात करूंगी, जमरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। साइमा, अब्दुल्ला को बोलो गाड़ी निकाले, वो साथ खड़ी मुलाजमा को कहती उठ खड़ी हुई। तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं चादर ओढ़ कर आती हूँ, रमशा से बोलते वो ऊपर की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हे बाद वो रमशा के घर पर थी। पक्की मिट्टी से बना ये घर न ज्यादा छोटा था न ज्यादा बड़ा। जमरा इस वक्त उसके सहन में चारपाई पर बैठी थी। सहन का आधा हिस्सा खुला था जहां से सुनहरी धूप आ रही थी। सुल्तानी, आप नहीं जानती आपके आने से हमें कितनी खुशी हुई है, दरमियानी उम्र के रमशा के बाबा बोल रहे थे। अफसोस भी होगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो, जमरा सादगी से बोली। साजिद साहब उसे नासमझी से देखने लगे। आपका हुक्म सर आंखों पर सुल्तानी, साजिद ने अदब से सर को खम दिया। रमशा के जिससे आप शादी कर रहे हैं उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं है, तो ये शादी नहीं हो सकती, वो उसी सादगी से बोली। माफ़ करें सुल्तानी, लेकिन मेरी बेटी और मेरा घर का ज़ाती मामला है, ये बेहतर होगा आप दूर रहें। साजिद के एकदम तासुरात बदल गए। ये आपके घर का नहीं, मेरे गांव की लड़की का मामला है, और मैं किसी भी लड़की के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। उसकी आंखें संजीदा थीं। देखे सुल्तानी, साजिद ने कुछ कहने के लिए लब खोले कि वो फिर बोल पड़ी। मेरे फैसले के खिलाफ मत जाना साजिद, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, साद लहजे में कहते हैं वो बाहर की तरफ बढ़ गई। साजिद की रीढ़ की हड्डी में बेइख्तियार ही सनसनाहट हुई थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख एक झटके से खुली थी। उसने रोज की तरह अपनी सांसें हमवार की और हाथ पास पड़े हुए मेज की तरफ बढ़ाया। पानी का जग खाली था। उसने जूते पहने और बाहर निकल आई ताकि पानी ले सके। बावर्ची खाने से निकलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि उसने आगाजान को जहां आरा के कमरे से निकलते देखा। आगाजान इस वक्त अम्मी के रूम में क्या कर रहे थे? वो जहां आरा के कमरे की तरफ बढ़ी। अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? जहां आरा जो गुमसुम सी बैठी थी आवाज पर चौंक कर उसे देखा। आप ठीक है ना अम्मी? और ये आगाजान आपके कमरे में क्यों आए थे? उसके तासुरात में फिक्र दर आई। वो तुम्हारी बात करने आए थे, जमरा ने नासमझी से उन्हें देखा। देखो सुमी, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं, और जैन की मंगनी तोड़ने के बाद इब्राहिम भाई और मेरी बहन काफ़ी शर्मिंदा हैं। जहां आरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताएं।
अम्मी साफ साफ कहे ना, क्या कहा है आगा जान ने? वो बेचैन हो रही थी। आगा जान ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है आहद के लिए। जमरा का जिस्म मानो बर्फ बन गया हो। आहद एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम एक बार उसे। वो अभी अपना जुमला मुकम्मल करती कि जमरा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। ये रिश्ता नहीं हो सकता, आप आगा जान को मना कर दें। उसका चेहरा सपाट था, मगर वो किस तरह से जब्त करके खड़ी थी ये सिर्फ वही जानती थी। लेकिन क्यों समरा, आखिर कमी क्या है आहद में? क्योंकि हम मेहर और माँ की तरह हैं, जो साथ तो दिख सकते हैं मगर कभी एक नहीं हो सकते। वो अपनी बात मुकम्मल करते ही वहां से जा चुकी थी और जहां आरा वहीं बैठी रुहासी होकर दरवाजे को तकती रही। चंद माह कबल, हमारी मंगनी को 2 साल होने वाले हैं और अब सब चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। कमरे में बैठी वो अपने डैडी के साथ खेलती फोन पर कह रही थी। स्पीकर ऑन करके उसने फोन बेड पर रख दिया और सामने से जवाब सुनने लगी। शादी? इतनी जल्दी क्या है समरा शादी की? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? तुम सिर्फ 21 साल की ही तो हो। वो शख्स न ज़्यादा भारी न ज़्यादा पतली, बस दरमियानी आवाज़ का मालिक था। ये क्या बात हुई? कहाँ लिखा है कि 21 साल की लड़की की शादी नहीं हो सकती? उसने सवाल दागा। हो सकती है, लेकिन अभी मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता जोमी, सो प्लीज़। जैन, ये घर के बड़ों का फैसला है और तुम इसे इनकार नहीं कर सकते। वो संजीदगी से बोली। जमरा, ये हमारी ज़िंदगी का फैसला है, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका जवाब सुनकर जमरा का चेहरा उतर सा गया। आगा जान, क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो बुझा हुआ चेहरा लिए आगा जान के कमरे के बाहर खड़ी थी। ताया की जान, पूछ क्यों रही हो, आ जाओ अंदर। आगा जान ने बहुत मोहब्बत से उसे बुलाया। वो उनके करीब आती उनके पास बैठ गई। क्या बात है गुड़िया, इतनी उदास क्यों है मेरी चंदा? आगा जान ने उसके सर पर हाथ फेरा। आपकी बेटी की वजह से। आहद ने फिर कुछ किया है? जमरा ने फौरन नफी में सर हिलाया। जैन ने अभी शादी के लिए इनकार कर दिया है, वो कहता है कि वो अभी पाकिस्तान नहीं आ सकता। जमरा की आंखों में नमी सी दर आई। नहीं बच्चे, उसने तुमसे मजाक किया होगा। आगा जान जबरन मुस्कुराए। कोई इतनी बड़ी बात मजाक में कैसे कह सकता है? इब्राहिम ने नफी में गर्दन हिलाई। तुम फिक्र मत करो गुड़िया, मैं खुद उससे बात करूंगा। उन्होंने जमरा को तसल्ली दी। तुमने क्या बकवास की है जमरा से? वो फोन कान से लगाए अपनी गर्जदार आवाज में दहाड़ रहे थे। उनकी आवाज से हुस्न आरा ने सहम कर थूक निकला था। बाबा, मैंने आप लोगों के कहने पर उससे मंगनी की थी, लेकिन शादी शादी नहीं करनी मुझे। अपने अपार्टमेंट के कमरे में बैठा जैन कह रहा था। क्यों शादी नहीं कर सकते तुम जमरा से? वो गुस्से से बोले थे। क्योंकि मुझे गांव की शर्माती घबराती लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी एक बाहिम्मत और बहादुर हो। और आपने जमरा को तो देखा ही है, उसमें कितना बचपना है। आगाजान उसकी बात पर बस लब भीज कर रह गए। तुम्हारी अकल घास चढ़ने तो नहीं चली गई? तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ये शादी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। वो तभी तभी आवाज़ में गुर्राए थे। लेकिन बाबा, कुर्बानी देने के लिए सिर्फ मैं ही क्यों, वो आहद भी तो है। आहद से वो कितनी नफरत करती है जानते हो ना? क्या मानेगी कभी वो उससे शादी करने के लिए? और काजल को तो वो अपना छोटा भाई मानती है। उफ, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगा। वो गुस्से से कहता फोन रख गया। देख रही हो तुम अपनी नाफरमान औलाद को? वो हुस्न आरा से मुखातिब होते दांत कचकचाते बोले। वो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी औलाद है। वो खबकी से कहती हुई कमरे से चली गई। वो कमरे में उदास सी बैठी जैन के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, जैसे वो रोज़ करती थी। इंतज़ार करते करते जब वो थक कर अपनी आंख मूंद गई तो उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने पट से अपनी आंखें खोली और फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो जैन। जमरा ने बेताबी और बेचैनी की कैफियत में उसे पुकारा। क्या लगा था तुम्हें? बाबा को मेरे खिलाफ करके तुम जीत जाओगी और मैं डर कर शादी के लिए हाँ कर दूंगा। वो फ़ोन पर फंकार रहा था। जमरा शलसी उसे सुन रही थी। यह पहली बार था जब उसने जमरा से इस लहजे में बात की थी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? वो अभी तक सदमे में थी। क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती हो और इसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। जमरा की आंखें नम होने लगी। सिर्फ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ का क्या मतलब है? तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करते हो। अरे नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत और न ही शादी करना चाहता हूँ। जमरा का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा था। मंगनी भी मैंने बाबा की वजह से की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी लाडली उनकी बहू बने।
वो बोले जा रहा था और वो भौचक्का से सुने जा रही थी। मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? वो पूछ रही थी या बता रही थी, उसे खुद भी मालूम ना था। नहीं, और ये मंगनी भी मैं आज तोड़ता हूँ। आज से हम सिर्फ कजन्स हैं। जमरा का हाथ पहलू में जा गिरा और फोन नीचे जमीन पर। वो फिसलती रेत की मानिंद जमीन पर बैठती चली गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। आंसुओं का रेला उसके आरज़ों को भिगो रहा था। वो बमुश्किल खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम। जिंदगी में आज वो पहली दफा टूटी थी। किस तरह संभलती? हाल। वो खिड़की के सामने खड़ी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला। सामने मुलाजमा खड़ी थी। सुल्तानी, ये आपके लिए आया है। मुलाजमा ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। उसने वो लिफाफा थामा और आगे पीछे देखा। कोई नाम नहीं था। उसने मुलाजमा को भेजा और दरवाज़ा बंद कर दिया। लिफाफा खोलते ही उसमें रखा हुआ कागज़ निकला। आपने कहा था अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। आज मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन क्या हुआ? वही ना, जो मैं नहीं चाहती थी। मुझे ये शादी नहीं करनी। इस शादी को रोक दें। मुझे ले जाएं यहाँ से। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। रमशा। उसने जैसे वो खत पढ़ा, वो सीधा अलमारी की तरफ लपकी और अपनी काली चादर ओढ़े कमरे से निकली। इस्लामाबाद। मेन रोड इस वक्त रात के अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ सिर्फ दो बाइक्स तेज़ रफ्तारी से चल रही थीं। एक बाइक ने दूसरी बाइक का बैलेंस बिगाड़ना चाहा, लेकिन दूसरी बाइक ने बड़ी महारत से अपनी बाइक को बैलेंस किया और इसी बाइक ने दूसरी बाइक के आगे आकर एकदम ही उसका रास्ता बंद कर दिया। उस बाइक ने दफ्तन ब्रेक लगाई थी। मरने का ज़्यादा शौक हो रहा है तो किसी ट्रेन के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। मेरी ही बाइक मिली थी। उसने हेलमेट उतारा तो उसके लंबे सियाह बाल दिखाई दिए। वो गुस्से से बाइक से नीचे उतरी। मुकाबिल ने अपना हेलमेट उतारा तो उसका मुस्कुराता चेहरा वाज़ेह हुआ। बढ़ी हुई शेव, पुरकशिश भूरी आंखें। मरने का तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें हराने का शौक ज़रूर है। पुरकशिश भारी आवाज़। वैसे अब तुम जीती तो नहीं, तो ऐसे चीटिंग तो मत करो यार। वो अफसोस से कहता हुआ उसके करीब आया। उसने अपनी आंखें उठाकर उस 6 फुट 1 इंच लंबे मर्द को देखा, जो सर झुकाए उसकी हेजल ब्राउन आंखों में देख रहा था। मैं और चीटिंग? झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। वो रूठेपन में बोली। देखो, चीटिंग तो तुम करती हो, मान लो ये बात। उसने शाने उचकाए। देखें आद, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप हैं ही इतने अच्छे बाइकर। मैंने थोड़ा हेरा फेरी करनी ही थी। उसकी बात पर वो बेइख्तियार हंस दिया। तुमने अभी काजल को बाइक चलाते नहीं देखा, इसलिए मेरी तारीफ कर रही हो। क्या काजल आपसे भी अच्छे बाइकर हैं? आहद ने सर इस बात में हिलाया। वो मजीद बातें करती जब आहद का फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन जेब से निकाला और कान से लगाया। हेलो, जी चाची, बोले। आहद, मेरी बच्ची को बचा लो। फ़ोन के उस पार जहां आरा रो रही थी। आहद का सांस मानो थम सा गया हो। वो अगले ही लम्हे अपनी बाइक पर बैठा और बर्क रफ्तारी से चलाता आगे बढ़ गया। वो लड़की हैरान व परेशान वहां खड़ी बस उस शख्स को देखे गई जिसके लम्हे में तासुरात बदले थे, मानो जान जा रही हो। वो अंधाधुंध बाइक चला रहा था। रोड पर कितनी ही गाड़ियों ने रुककर उसे गालियों से नवाजा था, लेकिन वो किसी की भी ऊंची आवाज़ बर्दाश्त न करने वाला अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उसके सामने बस उस औरत का चेहरा था जो पास होकर भी तकलीफ देती थी और दूर जाकर भी। उसे उस औरत से आज तक सिर्फ तकलीफ ही मिली थी, लेकिन फिर भी वो उसे तकलीफ में नहीं रहने दे सकता था। कहाँ है जमरा? वो फूले हुए सांस के साथ भागता हुआ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। आहद, उसे मेरे पास ले आओ। वो पता नहीं कहाँ है, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। जहां आरा बिलक बिलक कर उससे गोया मिन्नत कर रही थी, आहद ने उनका हाथ थामा। वो कहाँ गई थी? आहद ने सवाल दागा। बताकर जाती तो पता होता। बस चादर ओढ़ी और निकल पड़ी। हुस्न आरा चिढ़कर बोली थी। लेकिन गाड़ी जोमी ने नहीं चलाई थी, वो तो ड्राइवर के साथ निकली थी। नेहाल की बात पर आहद फौरन से भी पहले बाहर निकला था। आहद बाबा, वो हम में से कोई नहीं था। वो यहाँ 2 दिन पहले ही काम पर लगा था। आज सारे ड्राइवर्स को एक लाइन में खड़े किए हुए चक्कर काट रहा था जब एक मुलाजिम की बात पर उसके कदम थमे। कहाँ है वो? वो उस मुलाजिम की तरफ आया। वो तब से गायब है जब से जमरा बीबी। उसे काम पर किसने रखा था? वो उलझन में पड़ गया था। इब्राहिम मालिक ने। मुझे क्या पता वो गद्दार निकलेगा। उसे तो बेरोजगार समझ कर रखा था। इब्राहिम सर पकड़ कर रह गए थे।
सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। मेरी सुमी पता नहीं किस हाल में होगी। जहाँ आरा की हालत रोने की वजह से खराब हो रही थी। मैं हमारी जमरा को कुछ नहीं होने दूंगा। आप सुन रही हैं चाची, मैं उसे ले आऊंगा। आहद ने उनका हाथ थामते हुए उन्हें यकीन दिलाया। खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, मेरे यहाँ दम घुट रहा है। कोई तो खोलो। वो अंधेरे कमरे का दरवाजा बजाई जा रही थी। वो पूरी कांप रही थी। ये वो पुरएतमाद घर की निकली हुई जमरा नहीं थी। ये तो कोई डरी सहमी सी बुजदिल आम सी लड़की लग रही थी। कोई है? कोई तो खोल दो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दो, मैं मर जाऊंगी। उसने इस बार निढाल होते हुए वजूद के साथ दरवाजा बजाया था। उसका सांस रुक रहा था। वो लंबे लंबे सांस लेती खुद में हिम्मत पैदा कर रही थी ताकि दोबारा दरवाजा बजा सके। बाबा। उसने आंखें मूंद ली। उसके सामने बेइख्तियार एक चेहरा उभरा। वो उसके जान से अजीज बाप का चेहरा था। अगर आज इस तारीख अंधेरे से हार मान गई ना, तो सारी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी बच्चे। वो उसके सामने खड़े थे। वो जानती थी ये सिर्फ उसके दिल की आवाज़ थी जो उसे हिम्मत दे रही थी। उसने अगले ही लम्हे आंखें खोल ली। कमरा अंधेरे में वैसे ही डूबा था। उसने बमुश्किल खुद को उठाया और दोबारा दरवाज़ा बजाने लगी। अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। वो जहरीले बड़बड़ाई। वो कहाँ हो सकती हैं? आहद अपनी बाइक चलाता हुआ गली गली फिर रहा था। उसने हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी वजह से उसके बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे। आंखें वीरान थी। कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला नहीं था जो उसने ना देखा हो। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ये सोच सोच कर न जाने क्यों उसका दिल बैठ रहा था। तुम्हें खो देने का एहसास ही इतना जानलेवा है। अगर वाकई खो दिया तो? इससे आगे वो सोचने की जरूरत भी नहीं कर सकता था। वो इतनी कमजोर तो नहीं थी। वो जानता था उसके साथ कोई हो या ना हो, उसका रब हमेशा रहेगा। और जिनके साथ अल्लाह होता है उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। उसने फिर से अपनी तलाश शुरू कर दी। अब उसका रुख जंगल की तरफ था। मेरी मदद करें अल्लाह, या मेरी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दें। आज मैं सिर्फ तेरी मदद की मुंतजर हूँ। आज अगर मैं हार गई तो जालिम जीत जाएगा। वो जमीन पर बैठकर झोली फैलाई हुए रो रही थी। वो दरवाजा पीटते पीटते थक चुकी थी। वो अपने कमरे में जमीन पर जाए नमाज बिछाए हुए कुरान की तिलावत कर रही थी जब एक जगह ठहर गई। और बेशक तुम्हारा रब बड़ा इंसाफ करने वाला है। उसने इस लाइन को न जाने कितनी बार पढ़ा। वो उसे देखकर मुस्कुराई। कुरान हमेशा से उसके हर मसले का हल था। तहज्जुद उसको हील करता था। नमाज उसकी ताकत थी। उसने अपनी जवानी में हिदायत पाली थी। और ये वो नेमत थी जो अल्लाह अपने बहुत खास बंदों को अता करता है। बुढ़ापे में तो हर कोई हिदायत पर होता है। वो उसके लिए सारी जिंदगी भी शुक्र अदा करती तो कम था। और ये पढ़कर जमरा को यकीन हो गया था कि उसका रब एक दिन उसके साथ भी इंसाफ करेगा। वो उस दिन को याद करके एक बार फिर से रोते रोते मुस्कुरा दी, मानो अल्लाह का कोई इशारा हो। आहद ने जंगल में कदम रखा ही था कि उसकी वस्त में उसे कुछ दिखा। वो बाइक से नीचे उतर आया। वो कदम कदम चलता उस जगह आया जहाँ चादर का एक टुकड़ा दरख्त की डाली पर लटका हुआ था। वो उस चादर को पहचानता था। हाँ, ये उसी की चादर थी। वो भला उसकी चादर कैसे नहीं पहचान सकता था? उसका सांस एक लम्हे को रुका। क्या उस पर जंगल में किसी जंगली जानवर की नजर पड़ गई थी? अगर नहीं तो कहाँ थी वो? उसकी चादर का टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा था? अगर उसकी चादर का टुकड़ा यहाँ है तो वो भी यहीं होगी। वो बर्क रफ्तारी से जंगल की सीधी तरफ भागा। जमरा! वो जंगल के बीचों बीच खड़ा चिल्लाया था। वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ जंगल में भाग रहा था। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन वो डरता चिल्लाता जा रहा था। जमरा! उसकी आवाज उस जंगल में गूंज रही थी। वो आवाज देता और आवाज वापस उसकी तरफ पलट आती। जंगल का रास्ता दूसरे गांव की तरफ जाता था, लेकिन उसके आखिर में एक झील आती थी। उसने बिना सोचे उस तरफ रुख करना चाहा, लेकिन उसके कदम जंजीर हो गए। दूर थोड़ी कहीं एक आवाज सी आई थी। वो पलटा और 10 कदम आगे आया। ये जगह बंजर थी। यहाँ अक्सर बिच्छू पाए जाते थे, जहरीले बिच्छू। वो एक मजीद कदम चलता आगे आया तो वहाँ एक कमरा था, पक्की ईंटों का कमरा। वो भी जंगल के बंजर जगह पर। अजीब, बहुत छोटा लफ्ज था आहद इब्राहिम के लिए। वो अभी इसी अफसोस में था जब दरवाज़ा दोबारा बजा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी, बस थकी थकी दस्तक। वो चौंका और उसी पल वो कमरे के दरवाजे के पास आया। वहाँ ताला लगा हुआ था, नीला ताला, जैसे एक दिन पहले ही बना हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो खोला जा सके।
वो जंगल के आसपास भागा और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। उसने ताले पर मारा और वो नहीं टूटा। उसने इस बार 2-3 बार लगातार मारा तो ताला बल आखिर टूट गया। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाज़ा जोर से खोला और उसकी आंखें वहीं जम गईं। वो निढाल सी उसे देख रही थी। उसने उसके पास आने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि वो खुद भागती हुई उसके करीब आई और अगले ही लम्हे उसके सीने से लग गई। आहद अपनी जगह सटल हो गया। वो रो रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी। किसी नन्हे बच्चे की तरह वो उसके सीने से लगी हुई थी। वो आहद के सीने तक आती थी। कोई अल्फाज नहीं थे और अल्फाज की ज़रूरत भी नहीं थी। उसका रोना, उसका पहली बार अपने ही दुश्मन के सीने से लग जाना ही उसकी तकलीफ चीख चीख कर बयान कर रहा था। आहद ने बदले में सिर्फ उसके बाल थपके थे, उसे छुआ नहीं था। जमरा, उसने उसे धीरे से पुकारा। मेरा इस कमरे में दम घुट रहा था। मैंने बहुत पुकारा, कोई नहीं आया। वो वहां मुझे सांस लेने में कितनी मुश्किल हो रही थी। वो उससे अलग हुई लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आई थी। वो जैसे किसी और ही वस्तु में थी। वो कांप रही थी। आहत को बेइख्तियार ही उस पर तरस आया। कोई भी होता उसे उस वक्त ऐसे देखकर उस पर तरस ही आता। जमरा, होश में आओ और बताओ क्या हुआ था। उसने उसे रौबदार आवाज में पुकारा। मैं रमशा की शादी रोकने जा रही थी और फिर वो किसी ट्रांस की कैफियत में बोल रही थी कि एकदम ही उसे होश आया। मुझे वहां पहुंचना होगा। वो साजिद उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर कर देगा। जमरा, कौन सा साजिद? इधर देखकर मुझे बताओ। वो उसे बिना जवाब दिए जाने लगी मगर आहद ने उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ो मुझे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुम जैसे मर्द से ही उसकी जिंदगी बचाने जा रही हूँ। उसने खूंखार नजरों से उसे घूरा और खुद को छुड़वाते हुए आगे बढ़ गई। लम्हा लगा था उसे हिरनी से शेरनी बनने में। आहद भी उसके पीछे लपका। मुझ जैसे से उसकी जिंदगी बचाने जा रही हो तो मेरे साथ चलो। वो दोनों जंगल के वस्त पे आगे पीछे चल रहे थे। रात के अंधेरे में चांदनी रोशनी जगमगा रही थी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो कहती जंगल के सड़क पर आ गई थी। लेकिन खाली सड़क देखकर उसका दिल बैठ गया। अब वो कैसे जाएगी? वक्त कम था। पिछले 3 घंटे से वो गायब थी। उसके पास सिर्फ आधा घंटा था। क्या अब भी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है जमी? वो मायनी खेसी से मुस्कुराया। जमरा ने जब्त से मुट्ठियां भींच ली। मुझे आधे घंटे के अंदर गांव पहुंचना है, वो पलटी और सपाट अंदाज में कहती हुई उसके पीछे चल पड़ी। सड़क के किनारे उसकी बाइक खड़ी थी। वो बाइक पर बैठा और फिर उसे बैठने का इशारा किया। जमरा बिना देरी किए बैठी लेकिन उसको थामा नहीं। ये स्पोर्ट्स बाइक है, अगर ऐसे ही बैठोगी तो मुंह के बल गिरोगी, उसने बताया। ये मेरा मसला है, तुम बाइक चलाओ। वो बोली तो वो कंधे उचका दिया और बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे ही उसने बाइक झटके से आगे बढ़ाई, जमरा ने भी इख्तियार ही उसे कंधों से थाम लिया। आहद ने फातेहबंदी से सांस भरी थी। जमरा उसे सबसे देख कर रह गई। वो बाइक चला रहा था जब अचानक ही उसकी बाइक रुक गई। क्या हुआ? जमरा ने परेशानी से पूछा। लगता है कोमा में चली गई है। बाइक से उतरकर उसने जमरा को देखा तो वो बदबख्त ही थूक निकला। मेरा मतलब है इसका पेट्रोल खत्म हो गया है। वो गहरी सांस भरकर कहता हुआ जमरा का सांस रोक गया था। अब क्या करेंगे? वो सर पकड़कर बाइक पर बैठ गई थी। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, उसने उसे तसल्ली देना चाहिए। तुम हो तभी तो टेंशन है। वो भूखी शेरनी की तरह उसे घूर रही थी। वो हाँ करता हुआ अपनी जेब से अपना फोन निकालकर कोई नंबर मिलाने लगा। हेलो, हाँ, साजिद के दामाद को उठवा लो। वो फोन पर हुक्म सादिर करता फोन बंद कर गया और मुड़कर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी, साकित सी, मगर फिर वो अपनी नजरें फेर गई। यहाँ से गांव थोड़ा ही दूर है, हम पैदल चल सकते हैं। उसकी बात पर वो सर अस्बात में हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। रात के अंधेरे सड़क पर वो चादर सर पर ओढ़े हुए उसके साथ चल रही थी। चादर का कोना फटा हुआ था। वो अपनी बाइक थामे उसके साथ कदम उठा रहा था, बिल्कुल किसी हमसफर की तरह। तुम्हें किसने कहा था कि साजिद अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी करवा रहा है? चलते चलते उसने इस्तफसार किया। वो आई थी मेरे पास मदद लेने और मैं साजिद के पास भी गई थी। उसने बहुत अच्छे से वार्न भी किया था लेकिन वो, उसने गुस्से और जब्त के मारे अपनी मुट्ठियां भींच ली। तुम बहुत भोली हो। तुम्हें उसे बातों से नहीं वार्न करना चाहिए था, बल्कि एक कस के लगाकर समझाना चाहिए था। आहद की आंखों में अफसोस तर आया था। हर बात मारपीट से नहीं होती आहद इब्राहिम,
उसने आहत को तासुब से देखा। वो अचानक से उसके सामने आ खड़ा हुआ। जमरा के कदम बेइख्तियार ही थम गए। आहद थोड़ा उसकी तरफ झुका। और हर बात प्यार से भी नहीं होती सुल्तानी। आंखों में आंखें डाले गोया हुआ। मैं तुम जैसी नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मेरी अपनी हदूद है। उसने नजरें फेर ली। अलग तो हो तुम, बहुत अलग, सबसे अलग। वो जेरे लब बड़बड़ाया। जमरा आगे चल पड़ी और वो उसके पीछे। आह, क्या मंजर था। काश ये वक्त यही थम जाता। तुमने पूछा नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहां कैसे पहुंची, क्यों? उसने उसकी भूरी आंखों में कुछ तलाशना चाहा। आहत के कदम थमे। हाथ बाइक के हैंडल पर सख्त हुए, मगर वो खामोश रहा। मुझे लगा अभी ये सही वक्त नहीं है। पहले वो करना चाहिए जिसकी वजह से ये सब हुआ था। जमरा ने उसके गले की गिल्टी उभर कर मासूम होते हुए देखा था, मानो बहुत कुछ अपने अंदर दफन कर लिया हो। वो बदले में खामोश रही। दोनों रात के अंधेरे में फिर साथ चलने लगे। साजिद के घर के आंगन में सब बैठे दूल्हे का पूछ रहे थे। साजिद खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो परेशान नजर आता था। कमरे में बैठी हुई रमशा ये दुआ कर रही थी कि उसका दूल्हा आए ही नहीं। साजिद के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी जमरा ने पीछे खड़े आहत को देखा। वो वहीं खड़ा था। जमरा ने आबरू उठाकर उसे देखा, जैसे उसके वहां खड़े होने की वजह पूछ रही हो। मदद की जरूरत हिरनी को पड़ती है, शेरनी को नहीं। ये तुम्हारी जंग है और मैं जानता हूँ तुम इसे फाते कर लोगी। आहत के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। उसकी एक लम्हे के लिए सांसें बेतरतीब हुई। फिर वो संभल कर बोली, तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? मैं बस ये तस्दीक करना चाह रही थी कि क्या तुम तमाशा नहीं देखोगे जो शायद तुमने ही रचाया है। वो बेइख्तियार ही हंस दिया। क्या रुतबा था उसका, और क्या वो बन जाता था उसके सामने। वैसे शायद तुम ठीक ही कह रही हो। वो उसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ। सलाम साजिद। अंदर दाखिल होते ही पूरे आंगन में उसकी भारी आवाज गूंजी। सबकी नजरें उसकी तरफ ठहर गईं। आहत बाबा सुल्तानी, आप मेरे गरीब खाने में? साजिद खुश हुआ था। हाँ, तुम्हारे लिए तोहफा भेजा था। सोचा खुद आकर देख लूं, क्या वो तुम्हें मिला भी है या नहीं। सर्द मुस्कुराहट लिए वो साजिद को बोला तो उसने नासमझी से आहत को देखा। क्या निकाह हो गया? उसने पूछा। नहीं बाबा, वो दूल्हा लगता है कहीं फंस गया है। उसका फोन बंद जा रहा है। उसने परेशानी से बताया। ओह, तो मतलब मेरा तोहफा मिल गया तुम्हें? उसके अंदर सुकून उतरा। तोहफा? कैसा तोहफा बाबा? तुम्हारे ना होने वाले दामाद को उठवा लेने का तोहफा। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में शौक उतर आया। साजिद का रंग फाक हुआ। जमरा ने उस बेखौफ इंसान को देखा जो अपने कारनामे का ढिंडोरा पीट रहा था। तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम लातों के भूत हो जो बातों से नहीं समझता। सर्द लहजे में वो गोया हुआ। साजिद ने बदवक्त ही थूक निकला। जमरा ने उसकी तरफ देखा। ये मिसाल तो उस पर भी जस्ती थी। उसने सोचा, अकेले होती तो शायद कह भी देती, रमशा मेरे साथ जाएगी। जमरा बोली तो सबकी नजरें उस पर उठी थी। लेकिन सुल्तानी, साजिद ने कुछ कहना चाहा। जमरा ने अपनी चादर में छिपी हुई काली रंग की रिवॉल्वर निकाली और साजिद पर तानी। मजीद एक लफ्ज तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। आहत की आंखें वहां हुई थीं। उसने बेइख्तियार ही अपने कमर पर हाथ मारा और उसके लब बेइख्तियार ही वहां हुए थे। ये कब निकाली उसने? बुलाओ उसे अभी। वो दबी दबी गुर्र रही थी। आहत की गर्दन उठी। फखरिया अंदाज। डेट्स माई गर्ल। उसके लब बेइख्तियार ही बड़बड़ाए थे, न जाने क्यों। अगले ही लम्हे साजिद की बीवी लाल जोड़े में मलबूस अपनी बेटी को ला रही थी। कहा था ना, अपने गांव की किसी लड़की को बकरी नहीं बनने दूंगी जिसे कोई भी कुर्बान कर दे। उसके अंदर की घायल शेरनी जाग चुकी थी और अपना शिकार करने के लिए तैयार खड़ी थी। तुम इस शादी का खाना खा लेना, क्योंकि जेल में तुम्हें मनोसलवा नहीं मिलेगा। वो उसको शौक देती हुई रमशा को लेकर निकल गई। उसकी गाड़ी आ चुकी थी। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया। उसका दम घुट रहा था। सामने उसकी नजर आहत पर पड़ी जो बाइक पर बैठ रहा था। समरा की आंखें वाह हुई। जब्त के मारे उसने अपने लब भींच लिए। बाइक स्टार्ट करते सरसरी सा आहत ने सामने देखा तो उसका सांस अटक गया था। उसे लगा था वो जा चुकी है, लेकिन फिर वो संभला और बाइक स्टार्ट करके उसके करीब आया। मैंने जुनैद से कह दिया था कि वो फ्यूल भरवा दे। उसने वजाहत दी। लेकिन बाबा, मैंने तो नहीं। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जुनैद ने कुछ कहना चाहा। जब आहद ने उसकी तरफ देखा,
जुनैद के लबों पर बे इख्तियारी कफ लगा। दोनों को हिफाजत से लेकर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। उसने जमरा से नजरें चुराई। वो उसकी आंखों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। जुनैद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो आहद ने गहरी सांस भरी। अब ये जो मेरा हाल करेगी वो सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है। वो अपनी गहरी नजरें काली गाड़ी पर रखता हुआ आगे बढ़ गया। जमरा गाड़ी से निकली और हवेली में दाखिल हुई। उसके तासुर सपाट थे, आंखें लाल हो रही थी, शायद इतने घंटे रोने की वजह से। जहां आरा सोफे पर निढाल पड़ी हुई बेइख्तियारी आंसू बहा रही थी। जब उन्होंने कदमों की चाप सुनी, वो तवातर से घूमी। उनके अंदर एक सुकून सा उतरा था। वो दौड़कर अपनी बेटी की तरफ भागी और उसे गले लगाकर उसके चेहरे को चूमा। माँ के लम्स को महसूस करती वो अपनी आंखें मूंद गई। उसने रोना नहीं था, वो अपने आंसू अंदर पी गई। अम्मी, मैं ठीक हूँ, देखें। माँ को रोते देखकर वो मुस्कुराई। तुम कहाँ थी? बिना बताए कोई जाता है क्या? वो ड्राइवर, क्या किया है उसने तुम्हारे साथ, बताओ। अम्मी, आप इन सब बातों को छोड़ें। मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। और क्या चाहिए? उसने माँ को तसल्ली दी। तुम अब घर के किसी मुलाजिम के साथ बाहर नहीं जाओगी। घर के मर्दों के साथ जाना, जहाँ जाना है। सामने से आहद आता दिखाई दिया तो वो बोली। जमरा ने बेइख्तियार उसी जानिब देखा। मुझे पैदल चलने का कोई शौक नहीं है, वो संजीदगी से बोली। आहद की नजरें झुक गईं। अलबत्ता जहाँ आरा ने नासमझी से देखा। अम्मी, मुझे अपने कमरे में जाना है, मैं आराम करना चाहती हूँ। उसने बात बदल दी। वो एक गहरी नज़र हॉल के मक्किनों पर डालती, जो सब मुस्कुराते उसे देख रहे थे। फिर वो महज सर को खम देती हुई ऊपर की तरफ चल दी। तुम फिक्र ना करो जहारा, मैं उसको ढूंढ लूंगा जिसने भी मेरी घर की इज्जत पर वार किया है। इब्राहिम जहाँ आरा के सर पर हाथ रखते हुए कमरे में चल दिए। आहिस्ता आहिस्ता पूरा हॉल खाली हो गया। वहाँ अब सिर्फ दो लोग थे, पुरसुकून सा आहद और परेशान सी जहाँ आरा। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है आहद, वो नम आंखों से बोली। मुझ पर एक एहसान करके? वो उन्हें देखकर सादा सा बोला। जहाँ आरा के तासुरात ना समझी में तब्दील हुए। मतलब? उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दें, वो पुरसकून सा बोला तो जहाँ आरा मुस्कुरा दी। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन उनकी मुस्कुराहट सिमटी। जानता हूँ वो कभी राजी नहीं होगी, लेकिन आप उसको मजबूर कर सकती हैं। मैं उसको मजबूर नहीं कर सकती आहद, वो सुल्तान की बेटी है। वो अपने ऊपर सिर्फ खुद को इख्तियार देती है। वो मायूस हुई। आहद मुस्कुराया। और अगर वो मान गई तो? जहाँ आरा ने उसे देखा, आहद की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो कमरे में आती दरवाज़ा जोर से बंद करती बेड की तरफ बढ़ी थी। चादर को नोचने के अंदाज में उतारती, जमीन पर फेंकती। वो गहरे गहरे सांस लेती, गहरी सोच में चली गई। वो मुझ तक कैसे पहुंचा? उसने मुझे कैसे ढूंढा? ये सब उसने तो नहीं करवाया, लेकिन क्यों? उसका दिमाग हर तरफ जाकर उसकी तरफ ही लौट आ रहा था। तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए, तो उसकी शादी इसी हफ्ते रखवा लो। सारी तैयारी हो जाएगी, बस इसी हफ्ते उसका निकाह करो। इब्राहिम अपनी गाड़ी में बैठे सामने बैठे साजिद से बोले। साजिद ने अस्बात में सर हिलाया। बाबा, मैं जा रहा हूँ, और इस बार भी मैं बाइक रेस जीत कर ही आऊंगा। काजल ने इब्राहिम को बताया। वो इब्राहिम के कमरे में था। इब्राहिम ने इस बार उसे मना नहीं किया था। काजल को जरा ताजुब हुआ, लेकिन फिर वो नज़रअंदाज कर गया। कुछ भी करो और अपनी बेटी के हाथों जमरा तक उसकी शादी का पैगाम पहुंचाओ। फोन कान से लगाए इब्राहिम साजिद से बोले। लेकिन इस तरह तो रमशा की शादी नहीं होगी साजिद, अगर जमरा को पता चला तो? साजिद की बेगम ने बताया। जितना कह रहा हूँ उतना करो, साजिद संजीदगी से बोला तो वो रमशा के कमरे में कदम बढ़ा गई। मैं जानती हूँ तुम ये शादी नहीं करना चाहती, मैं भी नहीं चाहती। तुम एक काम करो, जमरा को पैगाम लिखो, मैं उस तक पहुँचा दूंगी, फिर वो तुम्हारी शादी रोक देगी। माया की जोड़े में बैठी हुई रमशा से उसकी माँ बोली थी, तो रमशा ने फौरन से कागज़ पर कुछ लिखा और उसे माँ के हवाले कर दिया। इब्राहिम अपने कमरे की बालकनी में खड़े देख रहे थे कि एक लड़का आया। उसने मुलाजमा को एक लिफाफा थमाया और चला गया। मुलाजमा अंदर चली गई। इब्राहिम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन निकाला और कान से लगाया। जमरा चंद लम्हों में अपनी गाड़ी में बैठेगी। तुम उसी की गाड़ी में बैठे रहना और उसे वहीं लेकर जाना जहां मैंने कहा था। तुम कौन हो और अब्दुल्ला कहाँ है?
गाड़ी चलाते आदमी को देखकर जमरा बोली, वो छुट्टी पर है सुल्तानी। मुलाजमीन के हर मसले जहां आरा देखती थी, इसलिए जमरा को पता नहीं होता था। अच्छा जल्दी चलाओ गाड़ी, हतमी लहजे में कहती वो खिड़की के बाहर देखने लगी। चंद लम्हे बाद गाड़ी रुकी तो जमरा ने ड्राइवर को देखा। उसी लम्हे उस आदमी ने जमरा की आंखों में कुछ डाला। जमरा ने बहुत मुश्किल से आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन जलन बहुत हो रही थी। उसे अगले ही लम्हे अपने चेहरे पर एक रुमाल महसूस हुआ। उसने सांस लेना चाहा, उसका दम घुट रहा था। चंद लम्हों में ही वो गुनूदगी की हालत में चली गई थी, और जब उसकी आंख खुली तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। मालकिन, मालकिन, जमरा बीबी अपने कमरे में नहीं है। मुलाजमा भागती हुई जहां आरा के कमरे में आई थी। नहीं है मतलब कहाँ है वो? जहां आरा की तस्बीह करते हाथ थमे। नहीं पता, लेकिन वो 1 घंटे से घर में नहीं है। मुलाजमा ने इतला दी। मैं उसे फ़ोन करती हूँ। जहां आरा ने फ़ोन पर जमरा का नंबर डायल किया, उनको बेचैनी होने लगी थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, न जाने कितनी बार फ़ोन मिला डाला, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। काजल भी नहीं है घर में, मैं हर जगह उसे ढूंढ चुका हूँ, कहीं भी पता नहीं चला। मुझे लगता है कि हमें आहत को बुला लेना चाहिए। इब्राहिम की बात पर जहां आरा ने आहत को सब बताया था। वो जानती थी आहत उसे ले आएगा वापस उनके पास। ठीक 1 घंटे बाद आहत मौजूद था और उन्हें यकीन दिला रहा था कि वो उसे वापस ले आएगा। जहां आरा ने उसकी आंखों में भी खौफ देखा था, जैसे किसी शख्स को अपना कुछ कीमती खो जाने का डर होता है, बिल्कुल वैसा खौफ। इब्राहिम अपने कमरे में बैठे फ़ोन पर कुछ लिख रहे थे। लगता था वो किसी से बात कर रहे हो। जब उनके कमरे का दरवाज़ा खुला, हुस्न आरा समझकर उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो वहाँ आहत खड़ा, और फिर वो दोनों दरवाज़ा अंदर से बंद कर रहा था। आहत, वो उसे यहाँ देखकर खुश हुए थे। खुश तो बहुत होंगे आज आप बाबा। वो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उनके सामने वाले सोफे पर आ बैठा तो उन्होंने नासमझी से उसे देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप बाबा? अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए था कि मैं आपका ही बेटा हूँ। आपके खेल को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? वो उनकी आंखों में आंखें डाले खोया हुआ। इब्राहिम की गर्दन में गिल्टी सी डूबकर मादू हुई थी। कौन सा खेल आहद? क्या बातें कर रहे हो तुम? वो अनजान बने। इब्राहिम हानम नवाब ने जमरा को ढूंढने के लिए मुझे इस्लामाबाद से बुलवाया। वो हल्का सा हंसा, फिर बात जारी रखी। क्या मैं नहीं जानता कि आप बाज की नज़र रखते हैं? क्योंकि जो आज मुझ में है वो आपसे ही आया है। तो फिर कैसे मैंने जमरा को ढूंढ लिया, लेकिन आप नहीं ढूंढ पाए? आप चाहते तो उसे खुद ढूंढ सकते थे, लेकिन नहीं। आप उसे कैसे ढूंढते? आपको तो पता था कि वो कहाँ है। इब्राहिम साकित हुए उसे सुनते गए, और वो सर्द मुस्कुराहट से उसे कहता गया। उन्होंने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि वो बोल उठा। आइंदा उसके साथ ऐसे गंदे खेल खेलने के बारे में सोचिए कभी मत, क्योंकि उसे तकलीफ देने वाले को मैं मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा। इब्राहिम की रीढ़ की हड्डी में बेइख्तियारी सनसनाहट दौड़ी। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, कांट यू सी? क्या मैं नहीं जानता? पागल हो तुम उसके पीछे, लेकिन उसकी नफरत की वजह से तुम भी उससे नफरत का ढोंग करते हो। आहद जो खड़ा हुआ था, बेइख्तियार उसके जाते कदम थम गए। वो पलटा और पुरसुकून अंदाज में अपने बाप को देखा, जो उसे यासियत से देख रहे थे। बिल्कुल बाबा, इसीलिए आज बेटा बनकर समझाया है, कल को उसका आशिक बनकर समझाऊंगा तो आपको वो तरीका अच्छा नहीं लगेगा। चट्टानों जैसी सख्ती थी उसके नरम लहजे में। इब्राहिम ने बद वक्त ही थूक निकला था। तो यहाँ होता है ये फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।